हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको यहाँ पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इसी के साथ साथ अगला जो है, जैसे हम जनरली क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हमने आपको बता दिया था। तो इस लेक्चर में हम आज स्टार्ट करेंगे वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का अणुगति सिद्धांत या मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसे कहते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये इसको डेवलप किसने किया था, यानी कि किसके द्वारा ये बनाया गया था। तो काइनेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय बर्नौली, जूल, क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और बाकी अन्य साइंटिस्ट ने मिलकर के यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी के बारे में बताया था। तो काइनेटिक थ्योरी को सबसे पहले डेवलप करने का अगर देखा जाए तो कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काइनेटिक थ्योरी को डेवलप किया। नाम क्या क्या है? बर्नौली, ठीक है, सबसे पहला बर्नौली, जूल, क्लासियस, मैक्सवेल, ठीक है, जूल, क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, ठीक है, एटसेट्रा। इन लोगों ने क्या किया, काइनेटिक थ्योरी को सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने डायनामिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट डायनामिक ORR मैक्रोस्कोपिक, डायनामिक ORR मैक्रोस्कोपिक मॉडल, ठीक है, डायनामिक ORR मैक्रोस्कोपिक मॉडल, ठीक है, ऑफ द गैस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ठीक है, बर्नौली, जूल, क्लासियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान और बाकी अन्य साइंटिस्ट ने मिलकर के, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डेवलप किया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, डायनामिक और माइक्रोस्कोपिक मॉडल, वो भी किसका, गैस का, इन्होंने प्रपोज किया, ठीक है। इसी के साथ साथ इनके अगर हम पोस्टुलेट्स की बात करें, यानी कि अगर हम इनके कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स की बात करें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स क्या हैं, पॉइंट्स क्या हैं, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट है कि जितने भी गैस हैं, ठीक है, वो सभी के सभी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये बहुत ही हाई वेलोसिटी से सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या करती हैं, मूव करती हैं। यानी कि अगर हम सबसे पहला पोस्टुलेट्स देखें, पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वो है आपका एवरी गैस consists of large number of small particles, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? जिन्हें मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के अंदर हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स moving with high velocity in all possible
in all possible directions, in all possible directions। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं और ये सभी के सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो द वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम किसका, ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल is negligible in comparison to अगर देखा जाए in comparison to total volume of the gas, यानी कि गैस के कुल वॉल्यूम का अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसी के साथ साथ अगला हम बात करें तो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। कैसे होते हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये परफेक्टली क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे समय में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ड्यू टू देयर कोलिजन नो एनी लॉस। तो परफेक्टली इलास्टिक, नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर कोलिजन्स। ठीक है, यानी कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है अर्थात जो गतिज ऊर्जा है उसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है। किसके कारण, कोलिजन के कारण, यानी कि आपस में टकराने के कारण किसी भी प्रकार का इसमें लॉस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपका यहाँ पे पोस्टुलेट्स के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है इसकी अगर हम बात करें तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको जनरली हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉइंट मास। ठीक है, और क्योंकि इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है इनमें नहीं पाया जाता है, यानी कि अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनको हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉइंट मास। ठीक है, अगला पॉइंट है वो है gaseous molecules are को जनरली कैसे कंसीडर किया जाता है, एज अ पॉइंट मास। और पॉइंट मास कंसीडर करने के कारण नो पोटेंशियल एनर्जी, इनकी किसी भी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। नो पोटेंशियल एनर्जी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को हम इसीलिए क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। देयरफॉर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज between the molecules are neglected। क्या किया जाता है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले तो द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ द ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। यानी कि जो प्रेशर है, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस
प्रेशर ऑफ गैस, ये किसके कारण होता है? ड्यू टू कंटिन्यूअस bombardment of molecules on the wall of the कंटेनर, यानी कि जो बर्तन है उस बर्तन के कंटेनर में अगर देखा जाए तो जो प्रेशर ऑफ गैस है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ड्यू टू कंटिन्यूअस बम्बार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। क्लियर? इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैसेज इज सेम एट कांस्टेंट temperature. At constant temperature, the average kinetic energy of all the gases remain same। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि नियत ताप पर जो औसत गतिज ऊर्जा होती है सभी गैसेस की, वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, सेम होती है। इसी के साथ साथ अगला अगर देखें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला है यहाँ पे काइनेटिक गैस इक्वेशन। अभी तक हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़े और इन पोस्टुलेट्स के बाद अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है क्या? काइनेटिक गैस इक्वेशन। नेक्स्ट आपका हेडिंग है वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जनरली हम एक फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो आगे का टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV इक्वल टू 1/3 mn/u/RMS², यानी कि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है वो है PV इक्वल टू 1/3 mnu, यानी कि u यहाँ पे क्या है? u को RMS के साथ लिखा गया, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड है और इसका क्या कर दिया गया? स्क्वायर। ये क्या है? काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये काइनेटिक जो थ्योरी है यानी कि काइनेटिक गैस थ्योरी, इसके बेसिस पर यहाँ पर दी गई। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के बेसिस पर यहाँ पर इसके पोस्टुलेट्स के बेसिस पर काइनेटिक गैस इक्वेशन बनाया गया, जिसका फॉर्मूला क्या है? PV इक्वल टू 1/3 mn/u/RMS का स्क्वायर, जहाँ पे P क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। P क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ठीक है, साथ ही साथ V क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। M क्या है यहाँ पे? M है आपका एवरेज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका एवरेज मास यानी कि औसत द्रव्यमान। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट U यहाँ पे, या जैसे u/RMS का नाम देते हैं, ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द गैस, वेलोसिटी of the
गैस, यानी कि गैस का वर्ग माध्यमूल वेग, इसको हम URMS से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहीं पे अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। ये तो आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ लिया, PV इक्वल टू 1/3 mn आपका URMS स्क्वायर है, तो ये तो आपने पढ़ लिया। इसी के साथ साथ अगला हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है आपका काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन की बात करें तो 1 मोल काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो 1 मॉलिक्यूल का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ mU स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि हाफ mV स्क्वायर होता है, यहाँ पे U मैंने माना है, तो हाफ mU स्क्वायर। यहीं पे n मॉलिक्यूल्स का अगर देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल का अगर इतना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स का, n मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1/2 mn/u स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 mn/u स्क्वायर, और जनरली इसको 3/2 pb के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/2 pb के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था pb इक्वल टू 1/3 mn/u स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला भी पढ़ा था pb इक्वल टू, जिसे हम काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं, 1/3। ठीक है, mn/u RMS स्क्वायर, इसको जनरली हम u स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स 3/2 किसके बराबर आ सकता है, pb के बराबर यहाँ पे आएगा, 3/2 pb के बराबर। यहीं पे n इक्वल टू 1 है, तो ऐसे समय में काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, if n इक्वल टू 1 then काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि 1 मोल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला होता है 3/2 RT। कितना होता है, 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस का फॉर्मूला कितना है, वो है 3/2 RT। और यहाँ पे R की वैल्यू अगर 8.314 रखते हैं आप, अगर 3/2 इंटू R की वैल्यू 8.314 इंटू T ये रख करके आप सॉल्व करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो आपको मिलेगी 12.47 T जूल्स। कितना मिलेगा, 12.47 T जूल्स। ठीक है, तो ये आपको किसकी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस की वैल्यू 12.47 T जूल्स मिलेगा। और यहाँ से जनरली आप डायरेक्टली टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रख करके डायरेक्ट आप 1 मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल का हाफ mU स्क्वायर, ठीक है, n मॉलिक्यूल का हाफ mnU स्क्वायर है, और वहीं पे 1 मोल ऑफ गैस के लिए 3/2 अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना था, 3/2 RT। इसी के साथ साथ अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए निकालें तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसको हम पर मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एवरेज पर मॉलिक्यूल, अगर निकालना हो पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रोज नंबर, यानी कि जैसे हम Na से डिनोट करते हैं। अवोगाद्रो नंबर को हम जनरली Na से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर देखें तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू होती है 3/2 RT, और अवोगाद्रो नंबर को Na से डिनोट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3/2 R/Na इंटू T। इस पोर्शन को जनरली हम
k से लिखते हैं तो 3/2 kT हो गया। तो k इक्वल टू मैंने इस जगह पे k रख दिया है, यानी कि k की जो वैल्यू है वो r अपॉन किसके बराबर है, Na के बराबर। और ये जो k है इसको हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? k जो है इसको हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट का नाम देते हैं, बोल्ट्जमान नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो पर मॉलिक्यूल के लिए अगर देखा जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका इक्वेशन है, यानी कि दिस इक्वेशन शोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ अ गैस डिपेंड्स, ठीक है, अगर देखा जाए तो डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज है वो किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, कैपिटल टी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहीं पे अगर टेम्परेचर कितना कर दिया जाए, 0 केल्विन कर दिया जाए, अर्थात इसको हम माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, तो इस ऐसे समय में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि इस समय जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, ठीक है, जिस पर मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है? सीज हो जाता है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है। गैसेस का भी मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीज हो जाएगा। ठीक है, अगला है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपने देख लिया है, वन मॉलिक्यूल के लिए, n मॉलिक्यूल के लिए, 1 मोल के लिए पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी निकालना आप समझ गए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें जिसका नाम है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ठीक है, अगला है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, जिसमें हमें मॉलिक्यूलर डायमीटर या कोलिजन डायमीटर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स या जिसे हम आणविक संघट्ट का नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स या जिसे हम आणविक संघट्ट का नाम देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच की एक मिनिमम दूरी है, उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर डायमीटर के नाम से जानेंगे। ठीक है, the closest distance between the center of 2 molecules taking part in a collision is called molecular or collision diameter। ठीक है, इसे हम collision diameter भी कह सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और इन 2 मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनके सेंटर के बीच का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, सेंटर के बीच का जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर डायामीटर का नाम लेते हैं, जैसे हम आणविक व्यास या कोलिजन डायामीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसे जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो इसे हम कोलिजन डायामीटर भी कहते हैं। और ये जो कोलिजन डायमीटर है या मॉलिक्यूलर जो डायमीटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके सेंटर्स हैं, और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर डायमीटर। इसका मतलब ये है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। ये क्या है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस between the center of 2 colliding molecules। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोलिजन डायामीटर
का नाम देते हैं और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन का नाम देते हैं। और अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर डायमीटर देखें तो लगभग सभी गैसेज के लिए 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ऑर्डर का होता है। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर फॉर ऑल गैसेस, लगभग सभी गैसेज के लिए अगर हम देखें तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, यहीं पे अब हम बात करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंतर्गत, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के अंतर्गत कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगला है वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मॉलिक्यूलर डायमीटर के बाद अगला टॉपिक मॉलिक्यूलर कोलिजन्स में हुआ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसे जनरली हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कोलिजन्स taking place in unit time per unit वॉल्यूम, यानी कि एकांक आयतन में एकांक समय में जितने भी कोलिजन्स होते हैं, यानी कि आपस में टकराव होते हैं, उसी को हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास यूनिट टाइम हो, टाइम मान लो 1 सेकंड है और 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब आपके पास क्या है, आयतन है। उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो कोलिजन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहीं पे इसके कुछ सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो 3 कंडीशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक है जेड ए करके, ठीक है, यहाँ पे जेड डबल ए, एक है जेड सिंगल ए और एक है जेड ए बी। इन सब के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है द कोलिजन नंबर मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल विथ अदर मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो सिंगल मॉलिक्यूल है, उसके द्वारा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट 1 सेकंड में जो कोलिजन के नंबर हैं उनको निकालने का तरीका है। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला वो है द नंबर ऑफ कोलिजन, the number of collisions made by a single molecule with other molecules पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं इनको दिखाने का फॉर्मूला यहाँ पे जेड ए से डिनोट करते हैं। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंगल है, यानी कि एक एटम से मिलकर बना है, उस एटम के जो कोलिजन्स हम दिखाएंगे उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है आपका √2 पाई सिग्मा स्क्वायर UAV इंटू एन, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो √2 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो बदलेगा नहीं, पाई की वैल्यू आपको पता है। सिग्मा का मतलब अभी आपको बताया था मॉलिक्यूलर डायमीटर कहते हैं। UAV जो है ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, UAV क्या है, वो क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी है। यहीं पे जो N है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट मोलर वॉल्यूम का यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यानी कि N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर यूनिट मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है और इसको निकालने का तरीका होता है N =
6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर मोलर वॉल्यूम हम देखें तो इसकी वैल्यू होती है 0.0224, 0.0224। ये किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीटर इनवर्स क्यूब में आपका यहाँ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी, सिग्मा की वैल्यू कोलिजन डायमीटर है, u एवरेज जिसे हम एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका द नंबर ऑफ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, यानी कि ये तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए था, अब हम किसके लिए बात करेंगे, बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, वो है द नंबर ऑफ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, जिसे हम जनरली ZAA से लिख सकते हैं। ठीक है, ZAA से दिखाएंगे, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर UAB n स्क्वायर। ठीक है, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर UAB n स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है, ZAA का, यानी कि अगर हम देखें तो बायोमोलिकुलर कोलिजन्स की बात करें तो ऐसे समय में, इससे पहले जो आपने यहाँ पे देखा वो सिंगल मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और यहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें तो बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स है। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ZAA इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे UAB n स्क्वायर है। ठीक है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर UAB n स्क्वायर है। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं जो कोलाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट हो, यानी कि कुछ ZAB टाइप का हो, तो ऐसे समय में, यानी कि इफ द कोलिजन इन्वॉल्व्स टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि फॉर टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स, तो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के लिए जब भी कभी ZAB का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होगा सिग्मा स्क्वायर AB, क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर AB 8 पाई RT सिग्मा स्क्वायर AB 8 पाई RT। ठीक है, ये तो बात हो गई ZAB से रिलेटेड। पहली बात तो सिग्मा स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऐसे से मॉलिक्यूलर जो डायमीटर है वहां पे रखना ही रखना है। साथ ही साथ अगला है MA प्लस MB अपॉन MA इंटू MB की पावर 1/2। ठीक है, 8 पाई RT MA प्लस MB अपॉन MA इंटू MB की पावर 1/2। ये आपका क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, किसके लिए, जब कोलिजन्स दो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच हो। इफ कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन टू अनलाइक मॉलिक्यूल, और इसलिए यहाँ पे AB से इसको कंसीडर किया गया है, AB। ठीक है, यहाँ पे आपको कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो इसे हम जनरली क्या कहते हैं, ZAB से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहीं पे सिग्मा AB अगर आप निकालेंगे तो सिग्मा AB, या जैसे हम मॉलिक्यूलर डायमीटर कहेंगे, वो भी किसके लिए, अनलाइक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो इसको निकालने का तरीका यहाँ पे होता है, वो है सिग्मा AB इक्वल टू सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2, सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2। इसको, इसका सिग्मा AB निकालने का तरीका होगा, कैसे निकालेंगे आप, सिग्मा A प्लस सिग्मा B डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा AB, यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन है, इन मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में यहाँ पर इनका जो कोलिजन डायमीटर है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, वो निकालने का तरीका होता है सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2। MA और MB की बात करें हम, तो MA और MB को हम जनरली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट्स कहते हैं। ठीक है, A मॉलिक्यूल का वेट और यहाँ पे V का वेट हम कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो MA और MB क्या है जनरली,
यहाँ पे मॉलिकुलर वेट्स हैं MA MB, ये क्या है, मॉलिकुलर वेट्स हैं यानी कि अणु भार है। इसी के साथ साथ अगला अगर हम देखें तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर देखा जाए या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखें तो Z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P स्क्वायर के एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। हम देखें तो Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, P स्क्वायर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रेशर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं पे अगर हम पर्टिकुलर प्रेशर पे देखें, अगर पर्टिकुलर प्रेशर पे देखें तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये टेम्परेचर की पावर -3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम एट पर्टिकुलर वॉल्यूम पर देखें तो ऐसे समय Z टेम्परेचर की पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा आपको। और इसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें तो जैसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। अभी तक आपने इस मॉलिकुलर कोलिजन्स के अंतर्गत सबसे पहला पढ़ा मॉलिकुलर डायमीटर या कोलिजन डायमीटर, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। दूसरा आपने पढ़ा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कि एक तरीके से मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन्स के नंबर को बताता है, यानी कि यूनिट टाइम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना कोलिजन होता है वो आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम नाम देते हैं यहाँ पे, वो है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ कहते हैं। औसत मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ का नाम देते हैं। इसे जनरली हम लेमडा से डिनोट करते हैं। मीन फ्री पाथ जिसे जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा से यानी कि मीन फ्री पाथ डिनोट करते हैं। उसका डेफिनेशन अगर आप समझेंगे तो इसको समझिए कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो टकराने के बाद उसका डायरेक्शन बदलेगा, और डायरेक्शन बदलने के बाद वो फिर से किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो फिर से उसका डायरेक्शन क्या होगा, बदलेगा। यानी कि यहाँ पर टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा, उसी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। यानी कि एवरेज डिस्टेंस traveled by gas molecules in two successive collisions, इसी को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ, यानी कि लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, मीन फ्री पाथ, यानी कि लेमडा से डिनोट करते हैं। और लेमडा का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो है आपका एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, लेमडा इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इसे हम यू एवरेज कह सकते हैं, यानी कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल
इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम, जैसे हम जनरली ZA से डिनोट करते हैं। और आपको ऊपर क्या लिखा है UAV, तो ऐसे समय में अगर आप फॉर्मूला रखेंगे तो ऊपर है UAB, और जैसा कि मैंने ZA के लिए यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल का जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये आपको बताया था, तो √2, साथ ही साथ यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर पाई UAB इंटू n था, यहाँ से UAB से UAB कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n बचेगा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n, ये फॉर्मूला होता है किसका, मीन फ्री पाथ का, यानी कि जैसे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहीं पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पर देखें तो जो मीन फ्री पाथ है यानी कि जो लैम्डा है ये आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो लार्जर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल स्मॉलर द मीन फ्री पाथ, ठीक है, यानी कि अगर रेडियस पे डिपेंड करता है, यानी कि मीन फ्री पाथ को अगर रेडियस से कंपेयर करें तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का रेडियस होगा उतना ही कम उसका मीन फ्री पाथ होगा, यानी कि लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। इसका मतलब मॉलिक्यूल का रेडियस जितना बड़ा होगा उसका मीन फ्री पाथ उतना ही स्मॉलर होगा, यानी कि छोटा होगा। यहीं पे ग्रेटर द number of molecules, greater the number of molecules, lambda क्या होगा, स्मॉलर होगा। lambda जो है वो स्मॉलर होगा। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे समय में अगर मीन फ्री पाथ को कंपेयर करें किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा लैम्डा की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। रीजन क्या है, ऐसे समय में क्राउडिंग बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, और जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा तो जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा और मीन फ्री पाथ भी उसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वहीं पे प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी और वहीं पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ में जो रिलेशन है वो भी हमने फॉर्मूला लिखा था, उसी के बेसिस पर भी रिलेशन है, और वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू UAV एवरेज वेलोसिटी अपॉन Z। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ में रिलेशन है, लैम्डा इक्वल टू UAV अपॉन Z। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके आगे का टॉपिक हम आपको न्यू लेक्चर में देंगे। थैंक यू सो मच।